हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बेहतर ही होगे, बहुत अच्छे होगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। मैं आपको आज जो है इनऑर्गेनिक का जो हम लोगों ने पी ब्लॉक शुरू किया हुआ है, उस पी ब्लॉक में आज वर्ग संख्या 15, जो अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो हम लोगों ने वर्ग संख्या 15 शुरू किए हुए हैं। तो वर्ग संख्या 15 के जो तत्व हैं आज उनके भौतिक गुण और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो कलम कापी निकालिए और हो जाइए हमारे साथ तैयार हमेशा की तरह। तो पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी माने वर्ग संख्या 15 के तत्वों के, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, वर्ग संख्या क्योंकि वही चल ही रहा है, 15 के तत्वों के भौतिक गुण। तो आइए, आप सबको पता है कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं, वर्ग 15 उसमें हैं न, पास, शब्बू भी याद है ना आप लोगों को। नाना पापा अम्मी सब बीमार, या नेपाली पाकिस्तानी असामी सब बिहारी, हम लोगों ने ऐसे याद किया हुआ था। इसमें से स्टूडेंट्स पहले ही आपको बता चुके हैं कि दो वो ये नॉन मेटल है, अधातु है। एक बार फिर से इसकी चर्चा करनी होगी। ये है सेमी मेटल माने अर्धधातु, थोड़ा धातु थोड़ा अधातु दोनों का मिश्रण। यह अच्छा होता है, इसको मैं मेटलॉइड कह देता, सेमी मेटल। या करके मैं लिख देता हूँ मेटेलॉइड। अच्छा, ये इकलौता इस खानदान के मेटल हैं, याद रखिएगा बिस्मथ। अब यहाँ पर आपको जो नोटवर्थी पॉइंट है वो ये है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल के गुण बढ़ता है। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ मेटल का गुण बढ़ता है। अब देखिए रहे अधातु उपधातु धातु, मेटल का गुण बढ़ता है। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया स्टूडेंट्स कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर मेटल का गुण क्यों बढ़ रहा है। तो आपको समझना होगा इस तरह से, ये जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का साइज जो है बड़ा होता चला जाता है। 1 2 3 4, एक और मान लें कि 5 खींच देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाभिक है और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ज़रा समझने की कोशिश करिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्यों मेटल के गुण जो होते हैं बढ़ते हैं। तो अब देखिए, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब खींच रहा होगा अपनी तरफ कि दूर नहीं जाओ, तो हमारे ही खानदान के हो, हमारे घर में ही रहो। ये जो है खींच रहा होगा, ये और बल लगा रहा होगा, ये और ज़्यादा। अब सोचिए स्टूडेंट्स कि ये आप हैं, सॉरी ये आपके गार्जियन हैं, पापा हैं, और आप जो है अपने गांव में रहते हो, यहाँ पर अपने घर में हो, तो ये आप पे प्रभाव डाल रहे हैं। अब क्या हुआ, आप 10 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद आपकी जॉब लगी, अब पापा वहीं हैं और आप चले गए दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में, तो अब आपके बीच की दूरी बढ़ गई। ये देखिए पापा भी वही हैं, तो अब बीच की दूरी बढ़ गई, तो जितना पापा का कंट्रोल आपके ऊपर था अब यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बढ़ जाने से इस प्लस का प्रभाव घट गया। तो आराम से मजे से आप जब मन करेगा सिनेमा देखने जाएंगे, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे, क्योंकि पापा तो ये नहीं, यहाँ तो आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभाव है। तो जब जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ना स्टूडेंट्स, जो नाभिक होता है उसका प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन पे घट जाता है, बस अपनी मर्जी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या यूं कहिए कि थोड़ा सा भी कोई ऊर्जा दे दे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकलना माने धातु का गुण, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब धातु का गुण। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु के नाभिक का जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉन पे घटता है, फलस्वरूप धातु का गुण बढ़ता है। मैं आपके लिए लिखना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं
तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जिसके फलस्वरूप क्या इसका असर होता है? इसका असर ये होगा कि नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे घटता है, जिसके फलस्वरूप नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर घट जाता है। अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। कक्षा से बाहर निकल जाना मतलब पॉजिटिव आना माना मतलब धात्विक गुण दिखाना। अतः धात्विक गुण बढ़ता है, मतलब धात्विक गुण अधिक होता है। मतलब धात्विक गुण अधिक होता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। वर्ग 14 के तत्व यहां है, देखिए वर्ग 14 के तत्व यहां पर कॉन्जुगेशन में। तो वर्ग 14 के तत्वों के तुलना में वर्ग 15 के जो तत्व हैं ना, उनमें धात्विक गुण कम है रेस्पेक्टिवली। अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नाइट्रोजन में धात्विक गुण कम है। वैसे तो सभी तत्वों में थोड़े बहुत है ना जो ये धातु में भी अधातु का गुण है, अधातु में भी धातु का गुण है। 100% तो कोई मेटल है ही नहीं। तो कार्बन में अगर रेस्पेक्टिवली मैं देखूं तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन में मेटल का प्रॉपर्टी कम है। सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में फास्फोरस में मेटल का प्रॉपर्टी कम है। लीड की तुलना में बिस्मथ में उसी तरह से मेटल के प्रॉपर्टी कम होंगे। बट वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम कैसे समझें कि इसकी तुलना में इसमें धातु के गुण कम हैं? तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, एकदम सिंपल सी लॉजिक। आप देखिए, जब आप वर्ग 14 से 15 की तरफ बढ़ते हैं तो दो चीजें होती हैं। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता माने इलेक्ट्रॉन हड़प लेने, खींच लेने के गुण, माने अधातु का गुण। तो वर्ग जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं किसी पीरियड में, ग्रुप में नहीं पीरियड में, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो अधातुओं का गुण बढ़ता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो एक तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है इसलिए धातु गुण बढ़ता है। दूसरा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बढ़ जाता है। तो मैं इसको लिखना चाहूँगा आपके लिए नोट में। वर्ग 14 के तत्वों के तुलना में वर्ग 15 के तत्वों का धात्विक गुण कम होता है। याद रखना है कि वर्ग 14 के तत्व के रेस्पेक्ट में वर्ग 15 के जो तत्व होंगे उनका मेटालिक कैरेक्टर, धातु का गुण कम होगा। वाई? क्योंकि मैं लिख देता हूं सवाल का जवाब। क्योंकि एक नंबर में इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। क्योंकि इनकी माने वर्ग 15 के 14 के रिस्पेक्ट में उच्च होती है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना, विद्युत ऋणात्मकता बहुत बड़ा शब्द हो गया, उच्च होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। और दूसरा भी एक इसमें पॉइंट है, इसके पीछे कारण है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है। न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है। तो भौतिक गुण में स्टूडेंट्स पहली बात हमने इनके धात्विक गुणों के बारे में समझा कि धात्विक गुण 14 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हैं, टॉप टू बटम आएंगे, धात्विक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? और 14 के तुलना में 15 के धात्विक गुण कम क्यों होंगे?
अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो एक चीज़ यहाँ पर और बता देते अभी ही, क्योंकि भौतिक गुण बात चले, ये जितने भी एलिमेंट हैं ना वर्ग 15 के, सब पोली एटॉमिक हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व पोली एटॉमिक होते हैं। इसका मतलब कि सभी जो अणु है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर जैसे कि मैं बात करूं तो P4 देखिए 4 परमाणु के साथ जुड़ा है ना, N2 AS4, तो देखिए 4 परमाणु जुड़े हैं ना, तो ये इसी को पोली मीन्स मेनी, POLY, पोली मतलब मेनी, जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं। कोई भी मोनो एटॉमिक नहीं है, एक परमाणु वाला कोई इसमें तत्व नहीं है, सभी एक से ज़्यादा परमाणु के साथ में रहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो नाइट्रोजन है ना, N2 के रूप में पाया जाता है और वो गैस है, और सभी तत्व बाकी सब के सब ठोस हैं। तो यहाँ लिखना चाहेंगे हम N2 गैस होता है, जबकि अन्य तत्व ठोस होते हैं, चाहे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, यह है पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, जब इतनी बात चल रही है तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो कठोरता भी बढ़ती है। कठोरता, आप जानिए कि जो P4 होता है ना, बहुत ही मुलायम ठोस होता है। ये तो नाइट्रोजन गैस हो गया N2, उसके नीचे के सभी तत्व क्या है, ठोस में पाए जाएंगे। तो ठोस में भी जब ऊपर से नीचे आइएगा तो उनकी कठोरता धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। P4 मुलायम ठोस होता है, माने आप कह सकते हैं जो फास्फोरस होते हैं वो मुलायम ठोस होते हैं, और फास्फोरस इतना मुलायम होता है कि वो सब्जी काटने वाली जो चाकू होती है ना, उसे आप कट करिएगा, आराम से कट जाएगा, जैसे पनीर काटते हैं कट जाता है। तो लिख देता हूँ, फास्फोरस जो होता है मुलायम ठोस होता है। फास्फोरस मुलायम ठोस होता है। और फास्फोरस के अलावा बात करें, शायद पर कहीं ऐसा ना हो कि नीचे दिख ही ना रहा हो और मैं इधर लिखे जा रहा हूँ। फास्फोरस के अलावा बाकी जब ऊपर से नीचे आएगा तो कठोरता बढ़ती है, नीचे आने पर कठोरता बढ़ती है। बस इतनी बात कहूँगा जरूर, नीचे आने पर कठोरता। स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कि ये दिख रहा है कि नहीं, कठोरता बढ़ती है। तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप लिख लेंगे, अगर आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। मैंने क्या कहा कि N2 इस वर्ग का इकलौता N2 गैसीय अवस्था में है, सभी ठोस अवस्था में है। सिंपल बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, बाकी जो है अक्सर जो होते हैं 4 परमाणुओं के, जैसे P4 AS4 इत्यादि, इस तरह से पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, टॉप टू बटम आएंगे तो कठोरता बढ़ेगी। फास्फोरस सॉफ्ट होगा, मुलायम होता है, और जैसे नीचे आएंगे कठोरता बढ़ेगी। आप इसे नोट करिए, फिर क्वथनांक के बारे में बात करेंगे आपसे। एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्वथनांक और गलनांक, मतलब गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। देखिए, ये पहले गलनांक के बारे में बात करते हैं। तो गलनांक मतलब वह ताप जिस ताप पर कोई चीज़ गलना शुरू कर दे। जैसे आपके पास बर्फ़ है तो बर्फ़ 0 डिग्री सी पर गलने लगता है, तो जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी हो गया, जिस ताप पर कोई ठोस गलना शुरू कर देता है। तो कौन से ताप पर गलना शुरू करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गलनांक के बारे में है कि इनके गलनांक ज़्यादा, और हमें ये बताना, टेम्परेचर नहीं देखना है कौन कौन ताप पर गलते हैं, हमें देखना है गलनांक का क्रम क्या है, मतलब किसका गलनांक ज़्यादा है और किसका गलनांक कम है। मुझे ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। पार्टिकुलर हमें किसी अभी तत्वों के बारे में ये नहीं जानना है कि किसका गलनांक क्या है। तो देखिए, गलनांक का क्रम क्या है। गलनांक को इस तरह से दिखाया जाता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे दिखा सकते हो। ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, देखिए न पास हो गया, ये शब, और हो गया ये Bi विस्मत।
ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। क्या मतलब निकालते हैं, देखिए यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कहाँ तक, आर्सेनिक तक, और फिर उसके बाद घट जाता है। इसका मतलब कि जब नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक पहुँचते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और उसके बाद घट जाता है। तो आप लिख सकते हैं N से AS तक MP माने मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है, जबकि अब देखिए AS से BI तक, जबकि AS से BI तक घटता है। बस ये याद रखिएगा। इसके पीछे भी कारण ढूंढा जा सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन ये सब ना 5-5 कोवेलेंसी के साथ ये बंधन बना लेते हैं ये, लेकिन जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते हैं ना तो ये 5 नहीं बना पाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ये 3 ही जो है कोवेलेंसी बनाते हैं, तो इनका बंधन थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो कमजोर हो जाने के कारण इनका गलनांक भी घट जाता है। तो सबसे ज़्यादा गलनांक कौन हुआ, आप याद रहेगा, वर्ग 15 के तत्वों में सबसे अधिक गलनांक कौन से तत्व का है, आंसर होगा आर्सेनिक। चलिए अब क्वथनांक के बारे में बात कर लें। क्वथनांक, तो क्वथनांक के बारे में सिंपल सा बात है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं, माने नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ बढ़ते हैं, क्वथनांक क्रमशः बढ़ते जाता है। N से BI की ओर बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। इसका मतलब अगर कहूं कि वर्ग 15 के तत्वों में सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है, तो आप बिना किसी झिझक के बोलेंगे BI का। सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो नाइट्रोजन का। आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अगर ये न पास सब ये है तो क्वथनांक जो है ये बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पर क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आइए अगला जो है, इसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग केवल एक की चर्चा करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। और केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग किसका, तो पहला 1 नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में वर्ग 15 के तत्वों में कौन से तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, मैं आप लोगों से स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि 11 क्लास का एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक के लगभग हर टॉपिक के अंतर्गत जैसे ही आएगा, जैसे वर्ग 15 के बाद जैसे ही 16 में जाएंगे फिर ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसलिए आप एक बार जरूर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। लेकिन चूंकि मैं आपका टीचर हूं और हमेशा से कहते आ रहा हूं कि मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, तो 2-3 बातें बेसिक करूंगा, ये यहाँ से भी रिलेटेड नहीं है। देखिए आपको कुछ याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, याद रखिए। और याद रखिएगा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक में प्रायः +1 होता है। ये भाई लोग का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन SO4 माइनस, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक में -2 होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, Cn- है, OH है, ये अगर कहीं मिल जाता है तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं -1 होते हैं। ये कम चलाओ बात मैंने आपको बता दिया। ये सोडियम पोटेशियम हो गया। आगे भी इसमें देख लेंगे, वर्ग 1 के सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ना वो +1 होता है, बहुत सिंपल सा लॉ है। वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं, इसलिए झंझट में मत पड़िए। हमने कुछ चुनिंदा तत्वों को लिखा क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। दूसरी बात है जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अक्सर इसको OA कहेंगे, आप जान लीजिए, सॉरी ON। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होते हैं,
ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये जीरो हो सकते हैं, और इवन ये फ्रैक्शन हो सकते हैं भिन्न के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में, ये बाटा में भी हो सकते हैं। ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, शून्य होते हैं, और ये भिन्न के रूप में भी हो सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, और फिर आ जाएंगे अपने जो टॉपिक है उस पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि CH4 है, हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो X जिसका निकालना है उसको X मानते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको याद रखना होगा कि कितना होता है, तो +1 होता है। +1 एक का, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर कोई आवेश नहीं है इस पर तो शून्य करेंगे, अगर धन आवेश है तो धन आवेश के बराबर, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के बराबर, और x बराबर हो गया कितना, तो -4। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। अगर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ NH3 में, NH3 में हम चाहते हैं कि N का बताया जाए, तो आप देखिए ये x हुआ और +3 बराबर 0 और x बराबर -3। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन का NH3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -3 हो गया। अब जरा इसी नाइट्रोजन का एक दूसरा देखिए, अगर N2 है तो N2 में ऑक्सीडेशन नंबर ON नंबर हो गया इसका 0, ठीक है। अगर इसी में आप निकाल लेते हैं NO, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए x और ये -2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ गया जी, -2 होता है। तो इस x इक्वल टू कितना हो गया, +2, देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि मैंने निकाल दिया N3H का, तो देखिए कितना हो गया, 3x 3 नाइट्रोजन है ना, अब +1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया, -1/3। तो अब देख रहे हैं फ्रैक्शन में भी आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जिसका भी हम लोग नहीं जानते हैं उसकी सहायता से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि CaSO4 है, CaSO4, इसमें कह दिया गया कि नहीं मुझे सल्फर का निकालना है, तो ठीक है, हम कैल्शियम का तो जानते हैं कितना होता है, +2, सल्फर का नहीं जानते तो x लिख देंगे, और माइनस हो गया 4, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 दूनी के 8 बराबर 0 और x बराबर +6 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स आपको याद होना ही चाहिए, तो जाकर के इनऑर्गेनिक को आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर आते हैं वर्ग 15 के ऑक्सीडेशन नंबर पर। स्टूडेंट्स वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं, तत्वों का समान ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं, सामान्य ऑक्सीकरण ON लिख देता हूं सीधे, ON माने ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये होते हैं -3 +3 +5, -3 +3 और +5। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखनी होगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। न पास सब बी, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था जो दिखाने की प्रवृत्ति है वो घटेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर -3 ON नंबर ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रवृत्ति माने टेंडेंसी घटती है। क्यों? ये दिखाएगा मजे में -3, लेकिन ये -3 दिखाता ही नहीं। सवाल है क्यों? तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर की वो खास बात है कि जो धातु होते हैं ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं धनायन, और अधातु के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ऋणायन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं धनायन और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ऋणायन। अगर दो गो नॉन मेटल मिलके ही यौगिक बना, जैसे मान लीजिए कि H2O बना, तो दोनों नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों में तुलनात्मक रूप से जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है उसका माइनस रह जाएगा, और जो कम विद्युत ऋणात्मक है वो धन हो जाता है। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल हैं। तो अब जरा देखिए, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये तो धातु के गुण बढ़ रहा है,
तो धातु का गुण बढ़ेगा तो धातु माइनस में तो दिखाता ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए इसमें -3 दिखाने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसका ही ना मतलब होता है। क्यों? क्योंकि धातु के गुण बढ़ते। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, क्योंकि नीचे आने पर तत्वों में धातु का गुण बढ़ता है। बात क्लियर? अब आई दूसरी, फिर से एक बात और देखिए, +3 ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी एक बात है, कुछ आंख में लग गया। तो +3 में +3 और +5 में देखिए, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी है वो घटता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी अस्थायित्व घटता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर का जो अस्थायित्व है वो बढ़ता है। मतलब अगर बिस्मथ को यौगिक बनाने के लिए दिया जाए तो ये उस यौगिक को चॉइस करेगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आए, +5 वाले का चॉइस ये नहीं करेगा। लेकिन फास्फोरस को अगर आप दे दीजिएगा तो ये +3 से ज़्यादा +5 को चॉइस करेगा। तो क्यों ऐसा होता है? तो उसके लिए एक जवाब दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे हम, लेकिन यहाँ तो बताना जरूरी है जो बताना है। तो एक बार फिर से समझिए, ये हो गया न पास सब बी। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो किसका स्टेबिलिटी घटेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी बढ़ता है और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी घटता है। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, बढ़ता है। जबकि +5 ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी घटता है। तो याद रखेंगे कि बिस्मथ के पास जैसे वहाँ से आप नीचे की तरफ बढ़िएगा तो +5 के जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कोई यौगिक बनाया तो +5 में उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो। मतलब +3 की अवस्था में वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? ये तो दोनों प्लस की ही बात है, कोई प्लस माइनस की तो बात हो नहीं रही है। तो ज़्यादा वाला ये क्यों कम अस्थायी हुआ? ये कम वाला मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये ज़्यादा अस्थायी क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसकी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आइए दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। नाइट्रोजन जो होते हैं स्टूडेंट्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देता है। फास्फोरस में उससे थोड़ा सा कम दिखाता है। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको प्रत्येक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ देखिए, ये आपका होमवर्क हो गया। और इसके बाद ऐसा नहीं छुट्टी हो रहा है, इसके बाद थोड़ी सी एक टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। ये देखिए, NH3, NH2, NH2, NH2OH, उसके बाद N2, NO, N2O, N2O3, N2O5, प्रत्येक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। प्रत्येक में नाइट्रोजन का ON नंबर ज्ञात करें। आपको प्रत्येक में ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको नोट करिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे आपसे।
इस वीडियो के आखिर में स्टूडेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम आपसे। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है N2, इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराइए तो ये बनाएगा NCl3 बना लेगा, NCl3। लेकिन ये NCl5 नहीं बनाएगा, ये यौगिक का निर्माण ये नहीं करेगा। इसी के खानदान का ये फास्फोरस है, इससे अभिक्रिया करा दीजिए आप क्लोरीन से, यहाँ पे P4 का चाहे तो कर दीजिए Cl2 से, तो ये PCl3 बना देगा जैसा कि ये बना रहा है, और ये PCl5 भी बना देगा। ये दोनों कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो ये बहुत बार एग्जाम में और बहुत कंसेप्चुअल बात है, पूछा गया है कि आखिर क्यों, जब एक ही खानदान के दोनों हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही खानदान के हैं, एक ही बाप के संतान हैं, तो क्लोरीन को नाइट्रोजन को अधिकार दिया गया भाई आप केवल NCl3 बनाएंगे, ट्राइक्लोराइड बनाएंगे, और पेंटा जो क्लोराइड है नहीं बनाएंगे। जबकि फास्फोरस को अपने छूट दे रखी है कि जो मन करे चलो बना लो। तो जाहिर सा कुछ तो तर्क होगा, आप देंगे ना कि आखिर क्यों इसको अधिकार आपने क्यों छीन रखा है। जबकि एक ही देश के दो अगर नागरिक हैं तो आपने किसी को कुछ अधिकार बैन कर दिया कि भाई आप ये अधिकार अभी नहीं देंगे, तो कारण तो होगा। हो सकता है कि वो किसी देशद्रोह के मामले में दोषी पाया गया हो, कहीं गुंडा हो, लफंगा हो, तो उसकी आज़ादी छीन ली गई कि नहीं चलो तुमको जेल में चलना है। तो उसी तरह की कुछ बात है यहाँ पर। आप कुछ समझना होगा कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी वो 4 होती है। बाकी इसके खानदान के जितने तत्व हैं ना, उनकी कोवैलेंसी हो जाती है 5। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बना रहा है 3। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर मौजूद है, और p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी यहाँ पर देखिए मौजूद है। तो 3 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, और स्पष्ट रूप से दिखता है एक नज़र में अगर देखें हम लोग कि ये क्या करेगा कि 3 को तो वैलेंसी दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसकी कोवैलेंसी बढ़ के 4 तक होती है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है बंधन बनाने में। लेकिन तो अगर यहाँ पर देखें, यही अगर वैलेंसी है, मान लीजिए है भी वैलेंसी अगर 3 है तो N2 प्लस Cl2, ये NCl3 तो बना ही दिया ना। अब रह गया इसको केवल बैलेंस करना, तो बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आइए फास्फोरस पे ज़रा देखते हैं। तो फास्फोरस का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ और 1 यहाँ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। तो आप कहेंगे कि 3 तो यहाँ पर भी 3 ही हैं। वैलेंसी जो होगी, वैलेंसी हो गया 3। तो जब 3 हो गया स्टूडेंट्स तो ठीक है, जो क्लोरीन से अभिक्रिया किया और इसने PCl3 बनाया। तो 5 कैसे बनाया? तो देखो स्टूडेंट्स, इसके पास एक खास चीज़ है। यहाँ पर इसके पास एक 3D नाम का चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी छुपा हो, एक भी नहीं है, माने 0 है। तो देखिए 1s2 2s2 2p 2 बार आता है ना, तो 2 बार आता है, आ चुका है। तो अब 2D तो होता नहीं है, लेकिन 3D तो होता है। तो होने की वजह से क्या है कि इसके पास ये ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ज़रूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ चला आया तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में ऐसे होते हैं। तो देखिए 3 तो यहाँ ही है ऑलरेडी, 1 यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब 1 यहाँ भी आ गया, 1 2 3 4 5। तो ज़रा देखो तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही वैलेंसी होती है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है 2 5, तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई 5। तो इस तरह से यही फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो PCl5 भी बना देगा। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ है इसके पास? तो इसके पास d ऑर्बिटल है, रिक्त d ऑर्बिटल, और इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, अतः इसकी कोवैलेंसी अधिकतम कितना होती है? +4 होती है। तो एक लाइन लिखना चाहेंगे, नाइट्रोजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होता है,
अतः इसकी मैक्सिमम जो होता है कोवैलेंसी जो होता है इक्वल टू होता है 4, जैसे NH4+, इसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी कितने हो गए? तो 4 हो गए। जबकि फास्फोरस में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, अतः इसकी जो वैलेंसी है +5 तक हो जाती है, +5 तक हो जाती है। और जब +5 हो जाएगी तो ये PCl5 भी बना लेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेगा, 3 तो होता ही है, तो फास्फोरस ट्राइक होता है। जब भी ये एक्साइटेड स्टेट में आता है स्टूडेंट्स, उत्तेजित अवस्था में, तो ये 5 दिखा देगा वैलेंसी, और जब नॉर्मल जब होता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो ये 3 रहता है। तो इस तरह से ये PCl3 PCl5 दोनों बनाएगा। लेकिन ये अवसर जो है नाइट्रोजन के पास नहीं है, अतः ये केवल और केवल इनको NCl3 से संतुष्ट रहना पड़ता है। हमारी और आपकी फिर इसी संतुष्टि से भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगर आपको लगे कभी कि शेयर कर देना चाहिए तो शेयर भी कर देना वीडियो को। धन्यवाद।